आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, और इसके साथ साथ मैं जो सीरिया का मसला है बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर भी चर्चा करूंगा, उस पर भी बातचीत करूंगा, क्योंकि कई अपडेट सामने आ रही, कई तरह की खबरें सामने आ रही। ईरान ने एक बार फिर जो डी समिट हुई है सीरिया में, डी समिट जो हुई है मिस्र में, उस पे कई अहम बातें कही, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। और इसके साथ साथ जो तमाम अपडेट्स हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगा। और अभी जो अपडेट आई है वो ये जो आज मैंने थंबनेल बनाया है कि आखिर तुर्की का खतरनाक प्लान क्या है, कौन सा ऐसा प्लान बना दिया कि जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका काफी घबराए हुए हैं। मैं इस पे बात करूंगा। दरअसल ईरान के बाद ऐसी खबर आई है कि ईरान के बाद अब तुर्की ने भी हयातुत तहरीर शाम से हाथ मिलाने की पेशकश कर दी, और ये बड़ी पुख्ता खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अब आप देखिए, मैं इस पे चर्चा जरूर करूंगा। और यहां पे तुर्की और एर्दोगान की हिमायत, ये आप देखिए कि हिमायत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और ये देखिए हिमायत वाली, यहां तुर्की और एर्दोगान की हिमायत वाली सीरियन नेशनल आर्मी कुर्दों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये इजराइल के खिलाफ तैयारी है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। खबर तो ये चल रही है कि दरअसल तुर्की जो है वो जो इनकी हिमायत वाली सीरियन नेशनल आर्मी है उसके साथ मिलकर के कुर्दों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो बात करूंगा आज वो ये कि दरअसल ये कुर्दों नहीं बल्कि इजराइल वहां पे जिस तरह से अपनी एक के बाद एक कब्जा करता जा रहा है सीरिया पर, उसके खिलाफ एक बड़ा मुहाज खड़ा करने की पूरी तैयारी, उस पर चर्चा करूंगा। अब यहां पे आईएस से इजराइल अमेरिका की जंग, ये अमेरिका का दावा है कि वो सीरिया में आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। आईएस से ये लड़ रहे हैं, लेकिन आईएस इनके खिलाफ नहीं लड़ रहा। आईएस ने क्या अभी तक इजराइल पर कोई अटैक किया? क्या यहूदियों पर कोई हमला किया? क्या अमेरिका को निशाना बनाया? ये बड़े सवाल है। इसके बावजूद अमेरिका को फिक्र है, आईएस की फिक्र है, और आईएस के नाम पे पूरे सीरिया को तबाह कर दिया, पूरे सीरिया को वीरान कर दिया। वहां पे आज भी बहुत बड़े हमले इजराइल ने किए, एयर स्ट्राइक किए। क्यों? जबकि अब तो एसटीएस ने भी कह दिया है कि साहब यहां से तो हम कोई हमला नहीं होने देंगे, ये हम गारंटी ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तो आप देखिए कि जो इजराइल की पॉलिसी है उस पर मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। और इसके अलावा क्या वाकई रूस सीरिया को छोड़ रहा है? ऐसी खबरें आ रही। खबर यह आ रही है कि तमाम जो इनके एयर डिफेंसिव सिस्टम है वो पूर्वी लीबिया में भेजे जा रहे हैं, वहां उसको शिफ्ट किया जा रहा है। S-400, S-300 ये जो इनका इंटरसेप्ट है, तो उसके जो रडार सिस्टम है वो पूर्वी लीबिया में ऐसी खबर है कि वहां भेज रहा है रूस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और यहां पे ये खबर है कि जो इनके समर्थित या मास्को समर्थित जो सरदार है खलीफा हफ्तार, और उनके जरिए जो नियंत्रित वाला यानी उनकी कयादत वाला जो पूर्वी लीबिया है, वहां के लिए जो है ये रडार सिस्टम लेकर के एयर डिफेंस और ये तमाम चीजें वहां शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही, ऐसा ये खबर चलाई जा रही। इसके अलावा तुर्की और इजराइल होंगे आमने सामने। अब एक खबर ये भी
देखिए कई तरह की खबरें हैं। यहां पे क्या है कि कहा जाए, एक खबर में ये कहा जा रहा है कि साहब तुर्की जो है वो कुर्दों को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, पूरे मंसूबे बना रहा है, नंबर एक। अब यहां पे दूसरा जो है वो क्या कह रहे हैं कि तुर्की और इजराइल होंगे आमने सामने। अब ये तुर्की और इजराइल आमने सामने हो जाएंगे, ये खबर दी जा रही। सवाल ये है कि तुर्की और इजराइल आमने सामने होंगे, और उसकी बुनियाद क्या बता रहे हैं कि दोनों मुल्क जो है, इजराइल और तुर्की, दोनों सीरिया पर अपना कब्जा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यानी वर्चस्व जो है उनका उनकी वहां पे चले। यानी तुर्की चाहता है कि हमारी हुकूमत सीरिया पर रहे, यानी जो हम कहें वो वहां हो, और इजराइल चाहता है कि उसकी हुकूमत रहे, और इसीलिए एक के बाद एक वहां पे कब्जा। तो इसी को लेकर के ये दोनों आमने सामने हैं। लेकिन जो असली खबर और जिसको मैं आज लेकर के बातचीत करूंगा, और जो कल भी काफी हद तक हमने बात की थी, लेकिन आज जो है इस डेवलपमेंट के बाद जो मैं बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आप देखिए कि अब तुर्की और इजराइल आमने सामने सीरिया को लेकर के। फिलिस्तीन के मामले में भले ही कोई कार्रवाई तुर्की ने ना की हो, लेकिन ये सच है कि इजराइल के खिलाफ जो है वो बोलता रहा है, मदद भी करता रहा, बोलता भी रहा। ये ड्यूल पॉलिसी क्या है, लेकिन बहरहाल यहां पे अब आमने सामने भी ये खबर कर रहे हैं साहब ये दोनों मुल्क आमने सामने होंगे। अब आप देखिए कि जो मैं कल बात कर रहा था, मैं और कुछ अपडेट्स आपको दे दूं, क्योंकि कुछ अपडेट्स देने के बाद फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ कैप्टन साहब थोड़ा ताखीर से जुड़ेंगे, वो किसी और चैनल पे इस वक्त हैं, और हमारे साथ जुड़ जाएंगे अभी फदील अहमद साहब, लेकिन उनके यहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है नेटवर्क की। शायद जियो का नेटवर्क गया हुआ है, वो जैसे ही नेटवर्क कनेक्ट होता है वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ अपडेट्स जो है वो उस पर बातचीत कर ली जाए, वो अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए, ताकि तमाम चीजें क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद हम चर्चा करें। और आप भी जो भी सवालात हैं, जो भी अपडेट्स हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी आप हमें दें, और मैं अपने तमाम जो नाजरीन है उसकी तरफ भेज दूंगा। अब यहाँ पे खबर जो है कि G8 सरबराही इजलास के मौके पर भी फिलिस्तीन और यमन पर इजरायली हुकूमत की वहशियाना जारियत। अब यहाँ देखिए कि जब गुफ्तगू हो रही थी, और आज ऐसी दर्दनाक तस्वीर आई है गजा से, बहुत ही दर्दनाक। मैं देख रहा था एक वीडियो, में देख नहीं पा रहा, एक छोटी सी बच्ची जो हमले का शिकार हो गई, थर 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 उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसके चेहरे से ब्लड खून जो है वो आ रहा था। ये मैं देख नहीं पा रहा था। और ये स्कूल में जहां पे बच्चों ने, औरतों ने शेल्टर ले रखा है, वहां उस जगह को तबाह कर रहे, यानी जो पनाह लोग लिए हुए उस पर हमले कर रहे, और बहुत ज्यादा हमले। कुछ मैं तस्वीर वो दिखा नहीं सकता, मैं उन तस्वीरों को कैसे दिखाऊं ये, लेकिन एक बहुत बड़ा मैं थोड़ी सी उसकी तफसील अगर दे सकूं कि यहां पे आप देखिए कि जो खबर शहर न्यूज एजेंसी की तरफ से कि मिस्र के वजीर खारजा ने, यानी विदेश मंत्री ने बताया कि कायरा में G8 के सरबराही इजलास के मौके पर जुमरात की शाम, यानी आज जो है लेबनान और फिलिस्तीन पर भी एक खुसूसी इजलास का इनकाद किया जा रहा है। वहां पे इसको लेकर के खास, अब देखिए दुनिया में कहीं भी कुछ होगा, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे फिलिस्तीन का मुद्दा उठेगा, वहां गजा का मुद्दा उठेगा, और यही ईरान की कामयाबी, यही हिजबुल्लाह की कामयाबी है, यही यमन हौती की कामयाबी है, यही अब्दुल शाबी की कामयाबी है। ये कामयाबी है। इसको आप इस तरह से देखें कि हर जगह इसका जिक्र होने लगा। यूएनओ में अभी परसों ही 170 से ज्यादा मुल्कों ने
سیز فائر کی وکالت کی، فلسطین کی حمایت کی، یہ کامیابی نہیں تو کیا ہے؟ روز بروز آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے. اب اس پہ مت جائیے گا کہ وہ کتنے بم مار رہا ہے. اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ بدر العاطی نے بتایا کہ G8 کے موقع پر لبنان اور فلسطین میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے جمعرات کی شام ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا. یہ پورا اسلامی ملکوں کی تنظیم G8 ایسے عالم میں لبنان اور فلسطین کے حالات پر تبادلہ خیال کر رہی ہیں کہ جب صہیونی یعنی اسرائیلی حکومت کی جارحیت اور جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اسرائیلی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج صبح یمن کے دارالحکومت صنعاء اور صوبہ الحدیدہ کے بعض علاقوں اور اسی طرح یمن کے بنیادی ڈھانچوں من جملہ بجلی گھروں اور راس ایسی والحدیدہ بندرگاہ میں ایندھن کے ذخائر پر جارح اسرائیلی حکومت نے وحشیانہ حملہ کیا. اور میں آگے بڑھتا ہوں. یمنی میڈیا سورسز کے مطابق اسرائیلی حکومت کے جارحانہ حملوں میں کم سے کم 12 یمنی شہری شہید ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ غزہ کے بعد لبنان اور لبنان کے بعد اب یمن، اور یمن ہوتی ماننے والا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ بڑے پیمانے پر تل ابیب پر حملہ کیا ہے. ابھی میں اس کا بھی ذکر کروں گا. اسرائیلی فوجیوں نے نابلس میں عسکری جدید پناہ گزیں کیمپ پر دھاوا بول کر 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ الخلیل میں بھی اسرائیلی فوجیوں نے بیتوا علاقے میں گھس کر کم سے کم 50 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا، جن میں سے اکثر رہا ہونے والے قیدی تھے. اسی طرح شمالی الخلیل کے ہلہول علاقے میں اسرائیلی فوجیوں نے نبی ایوب مسجد کے امام جماعت شیخ احسان کراجا اور ان کے بیٹے کو ان کے گھر پر حملہ کر کے گرفتار کر لیا. اسرائیلی جارحیت اور جرائم ایسے حالات میں جاری ہیں کہ جب اسرائیلی فوجی جنگ اور جرائم سے تھک کر استعفے دے رہے ہیں اور نفسیاتی مراکز کا رخ کر رہے ہیں. اسرائیلی اخبار اسرائیلی ہیوم نے انکشاف کیا، اعتراف کیا ہے کہ جنگ کے بعد استعفوں کے اندازوں میں کے برابر خلاف رواں سال میں ہی فوج کے 500 افسروں نے استعفیٰ دیا ہے اور استعفوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ پوری خبر میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے کہ کس طرح سے آپ دیکھیے یہ